राम राम सभी को। आज अपन ये जो अगला जो अपना चर्चा थी उसको कंटिन्यू करेंगे और चौहान का जो था उसका पार्ट 2 देखेंगे आज कि चौहान वंश का जो आगे क्या हुआ। हमने देखा था चौहान वंश की उत्पत्ति, उसको लेकर के जो अनेक धारणाएं थी उनको देखा कि ये चौहान कहाँ से है। हमने देखा कि ये जो चौहान जो थे इनका मूल पुरुष वासुदेव चौहान जो संस्थापक था। इसके बाद जो शुरुआती जो जानकारी थी वो हमने प्राप्त की, हर्षदेव का मंदिर जो बना, हर्षनाथ सीकर का मंदिर बना। उसके बाद हमने देखा कि जो जीण माता का मंदिर बना और जो विग्रहराज द्वितीय था उस तक हमने देखा। उसके बाद में अब जो हम बात करेंगे वो होगी बीसलदेव चौहान यानी विग्रहराज चतुर्थ। और ये विग्रहराज चतुर्थ जो है वो चौहानों में बहुत ही बढ़िया एक तरह शासक है, एक महत्वपूर्ण शासक है। मुझे लगता है कि ये शासक हमारे जो चौहानों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, जिसने मोहम्मद गोरी के साथ तराइन के युद्ध लड़े। लेकिन मेरी नज़र में ये बीसलदेव चौहान उस पृथ्वीराज तृतीय से बहुत बहुत ज़्यादा आगे है। और आप इसी का ये मान सकते हो कि इसके काल को, बीसलदेव के काल को, इसी बीसलदेव को हम विग्रहराज भी बोलते हैं। इसके काल को चौहानों के अंदर स्वर्ण युग के नाम से जाना गया। तो आप इसी से आप पहचान सकते हो कि ये स्वर्ण युग मतलब कि एक ऐसा काल, स्वर्ण युग उसको बोलते हैं हम जिस किसी राजा के समय में बहुत ज्यादा विकास हुआ हो, साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ हो, ऐसे राजा को उसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चौहानों में यदि स्वर्ण युग कहला रहा है तो आप इसी से बात कर सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने नाम सुना होगा एक ही राजा का जो था आपका पृथ्वीराज तृतीय। इसका नहीं सुनते क्योंकि हम लोग पृथ्वीराज तृतीय के बाद में एक भारतीय राजनीति का एक अलग मोड़ देखते हैं। वहां से भारतीय जो इतिहास था उसमें एक नया मोड़ आया जहां से एक धर्म की विनाश होकर के दूसरे धर्म की शुरुआत हुई, इसलिए वो सबसे ज्यादा जाना जाता है। अदरवाइज ये पृथ्वीराज तृतीय के दादाश्री हैं और इन्होंने जो किया वो बहुत शानदार था। बात करते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। तो हमने बात कर ली थी कि ये लोग अजमेर पहुंच चुके हैं। जयराज ने जो है वो अजमेर बसा दिया है और उसने अजमेर दुर्ग की जो है वो स्थापना कर दी है। अब इसके बाद ये क्या होगा कि यहाँ पर ये जो विग्रहराज है वो जगदेव के बाद में आएगा जो पितृहंता था। और जगदेव के बाद में आया तो इसने सबसे बढ़िया जो काम किया है वो ये किया है कि इसने विद्वानों को श्रेय दिया है। यानी बहुत सारे कवि थे और कवियों के साथ जो अपन प्रख्यात पंडित जिनको बोलते हैं उनको ये आश्रय देने वाला था। एक बहुत बड़े जो विद्वान का नाम आता है और वो जो विद्वान था उसका नाम था सोमदेव। और सोमदेव एक प्रख्यात पंडित होने के साथ विद्वान भी था और ये जो सोमदेव है वो इसका दरबारी कवि था। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो कवि थे जो इसके दरबार में थे। इसके साथ में ये खुद भी एक कवि है, यानी ये खुद भी कवि है। कवियों को ये क्या दे रहा है, अपने दरबार में रख रहा है। अब ये इधर भी कवि, राजा भी कवि और कवि दरबार में, तो कवि तो आपस में भाई होते हैं। एक कवि दूसरे कवि का भाई बंधु होता है। तो इस नाते यहाँ पर विग्रहराज को कवियों का भाई कहा जाता है। और इसके पास एक उपाधि है, बहुत शानदार उपाधि है, इसको आप लोग ध्यान रखना। इसके पास उपाधि है जिसको हम बोलते हैं कवि बांधव। कवि बांधव का मतलब होता है कवियों का भाई बंधु। इसको कवि बंधु भी बोल सकते हो आप लोग। और ये क्यों है, क्योंकि ये भाई खुद भी कवि है और कवि इसके दरबार में रहते हैं। तो कवि लोग कहते थे भाई हम लोग तो सारे आपस में भाई हैं, इस नाते ये इसके पास उपाधि है। सोमदेव की बात करें तो इस सोमदेव ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है ललित विग्रह। ठीक है, इस विग्रह के नाम से इसने इसी के जीवन के ऊपर ये ग्रंथ लिखा है। ये एक नाटक था, एक नाटक की रचना की थी। जब हम नाटक देखते हैं तो इसमें बहुत सारे किरदार होते हैं और उन किरदारों के आसपास कोई नाटक रचा जाता है। इसके अंदर भी भगवान शिव और पार्वती को लेकर के और उनके किरदार से संबंधित इसी विग्रहराज जो चतुर्थ था उसको लेकर के, और इसकी एक रानी जो थी उस इंद्र कुंवरी के नाम से इसकी रानी थी, उसके नाम से इंद्रपुर की वो रानी बताया करते हैं। तो कई किताबों में उसका सोमलेखा भी नाम मिलता है। तो यहाँ इस विग्रहराज के जीवन के आधार पर इसकी रानी और इसके जीवन के ऊपर एक नाटक लिखा गया। उस नाटक का नाम था ललित विग्रहराज और नाटक का रचयिता कौन था, सोमदेव। और सोमदेव किसका दरबारी था, विग्रहराज चतुर्थ का। जब ये खुद कवि है, कवि बांधव है,
तो इसने भी एक जो है वो रचना की है, इसने भी एक नाटक लिखा है और उस नाटक का नाम है हरिकेली। हरिकेली, इस हरिकेली के नाम से इसने एक नाटक लिखा जो काफी प्रसिद्ध हुआ। और आप इसी को ये कह सकते हो कि इसमें भी नाटक जैसी बातें बोली गई कि यानी एक ग्रंथ होता है, एक नाटक होता है, नाटक के अंदर कुछ भी एक मनोरंजन टाइप में किसी के भी जीवन पर जो आज हम सीरियल देखते हैं उस आधार पर ये नाटकों की रचना की जाती है। इसके अलावा हम जब बात करते हैं इस विग्रहराज के बारे में, तो कवि बांधव होने के साथ साथ इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी बहुत भयंकर किया है। जब आप भारत पर आक्रमणों की बात करते हैं तो हमारे भारत में जितने भी आक्रमण हुए, ये भारत का कुछ जो उत्तरी भारत है उसका ही मैं एक छोटा सा स्वरूप आपके सामने बढ़ाता हूँ। तो ये जो अपना उत्तरी भारत है इसमें ज्यादातर आक्रमण जो हुआ वो इस रास्ते से हुआ। ये रास्ता अपना इराक, ईरान का जो था, अफगानिस्तान का था, इस रास्ते से आक्रमण हो रहे हैं। और इधर से आक्रमण जो होते हैं उनको अरब आक्रमण बोलते हैं। और यहाँ अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था, यहाँ पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है गजनी, जहां से महमूद गजनवी आया था। और इसी गजनी के अंडर में एक छोटा सा प्रदेश होगा, गोर प्रदेश, जिसकी हम आगे चल करके भी बात करेंगे। इस गोर प्रदेश से ही मोहम्मद गोरी आएगा, यानी इस गजनी के अंडर में एक छोटा सा प्रदेश है। आप विग्रहराज की जो बहादुरी है या फिर विग्रहराज का जो कार्य है, आप उनको पहचानने के लिए थोड़ी सी जो बात है वो आप समझने की कोशिश करना कि मैं आपको बता रहा हूं कि गजनी जो है वो गोर प्रदेश के अंडर में है। हम पृथ्वीराज तृतीय को और इसको आपस में तुलना करेंगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, और शक्तिशाली होने के साथ साथ इनको क्यों इतना जो है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर इस गजनी का एक सुल्तान था जिसका नाम था अमीर खुसरो शाह, और अमीर खुसरो शाह को हमीर भी बोला करते थे, यह हमीर के नाम से भी जाना जाता था। इसने आक्रमण किया, यानी बहुत बड़े राज्य का राजा आक्रमण कर रहा है भारत के ऊपर। जब भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है तो ये अपना यहाँ पर अजमेर था, और अजमेर पर था राजा कौन? विग्रहराज। विग्रहराज यहाँ अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैला चुका था। ये दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ आपका पाकिस्तान का जो क्षेत्र है और आपका एक बहुत बड़ा सा जो साम्राज्य है वो चौहानों के अंडर में था, यानी विग्रहराज ने अपना साम्राज्य बहुत दूर तक फैला दिया था। जब ऐसा इसने किया तो दिल्ली में इसके अंडर में, तो इसकी जिम्मेदारी बढ़ती है मीर खुसरो शाह से आक्रमण को झेलने की, यानी इसका आक्रमण जो हुआ वो विग्रहराज के ऊपर हुआ, चौहानों के ऊपर हुआ। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस बड़े से साम्राज्य के बड़े से राजा को इसने हरा दिया, बुरी तरह से हरा दिया, और भारत की रक्षा की अरब आक्रमणों से इसने अपने भारत को बचाया। तो एक बहुत बड़ा कार्य किया इसने। इसके साथ में जब हम इनके बारे में बात करते हैं और, तो यहाँ पर अजमेर के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये आज एक मस्जिद बनी हुई है। मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था, जो सुल्तान बना भारत का, कुतुबुद्दीन ऐबक, उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन झोपड़े का निर्माण करवाया अजमेर के अंदर, और ये मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद से पहले, इस अढ़ाई दिन के झोपड़े की मस्जिद से पहले यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी, और संस्कृत पाठशाला थी। उस संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। ये एक बड़ी बात ध्यान रखनी। इसकी जानकारी जो है वो इसकी जानकारी मिलती है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जब बाद में जो इसको अध्ययन किया गया, अढ़ाई दिन के झोपड़े की जो सीढ़ियां थी उनके अंदर 2 शिलालेख मिले, 2 पत्थर पे लिखे हुए लेख मिले, और उन शिलालेखों के ऊपर ये लिखा हुआ था। उन शिलालेखों के माध्यम से विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी मिलती है। और यदि हम जानकारी की बात करें इस विग्रहराज की, तो दिल्ली के अंदर एक शिलालेख मिला था जिसका नाम था शिवालिक। शिवालिक शिलालेख, और ये जो शिलालेख है इसके अंदर भी जो है वो किसकी जानकारी मिलती है? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी देने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण जो ये शिलालेख है, जिसको भी आपको थोड़ा सा पहचान में रखनी है। अढ़ाई दिन के झोपड़े को लेकर के आपको ध्यान रखना है। आज जब हम बात करते हैं जयपुर अजमेर जो है वो इसके अजमेर के आसपास के और भी टोंक जो क्षेत्र है वो, उसमें बनास नदी के ऊपर बनाया गया जो बांध है बीसलपुर बांध, वो बीसलपुर बांध आज बीसल के नाम से जाना जाता है। तो उसके पीछे भी यही व्यक्ति था। इसने एक बीसल सागर बांध बनवाया था, एक बांध का निर्माण करवाया। कहने का मतलब आप कह सकते हो एक सागर का निर्माण करवाया यहाँ पर टोंक के अंदर। और जब वो निर्माण करवाया तो वही
आगे चल करके एक बड़ा, आज भी बड़ा बांध बन गया है। और उसी बीसल के नाम से आज भी इस क्षेत्र का नाम बीसलपुर है। यानी वो जो कस्बा बसा है वो भी सागर के नाम से है, और कस्बा बसा है तो बीसलपुर के नाम से, यानी वो कस्बा इसी ने बसाया, ये मान सकते हो, वो इसी बीसल देव के नाम से है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इसको लेकर के आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। और स्वर्ण युग के नाम से जाना गया, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि स्वर्ण युग होना एक कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बातों के तहत इसको हम बोलते हैं। दिल्ली तक इसने साम्राज्य का विस्तार किया, ये भी एक बहुत खतरनाक बात थी, और यही बातों के तहत हम लोग विग्रहराज को जानते हैं। ये पृथ्वीराज जो तृतीय था उसका दादा था। आप देखो इसका समय बहुत कम है, समय कम है, इतने कम समय में इसने इतना बड़ा कार्य किया। आप इसी से पहचान सकते हो कि कितना शानदार ये शासक था। बहुत बड़ी सेना का धनी था ये, इसके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत अच्छी कूटनीति का प्रयोग करता था, बहुत ज्यादा जो है वो अपने आसपास के राजाओं को ये साथ लेकर के चलता था। श्याम दाम दंड भेद सभी तरह की कूटनीति का ये प्रयोग करता था। ऐसा करके इनकी थोड़े दिन बाद में मौत हो गई, और जब मौत हो गई तो इसके बाद इसका पुत्र आया सोमेश्वर जिनका नाम था। और सोमेश्वर जब शासक बनता है तो उसके दौरान कुछ खास कार्य हुआ नहीं है, और खास कार्य हुआ नहीं है तो फिर जिसके समय में खास कार्य हुआ और जिसके दौर को सबसे ज्यादा जाना गया वो व्यक्ति था पृथ्वीराज, जिसको आप बहुत ज्यादा जानते हैं, पृथ्वीराज तृतीय, यानी ये तीसरा पृथ्वीराज था। इसका जो समय आता है वो आता है 1177 का। 1177 से लेकर के 1192 तक शासक रहा, और ये शासक रहा तो इसके समय को एक बहुत ही मोड़दार समय बोला जाता है। यहाँ से हमारे भारतीय राजनीति में, भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया। काफी कुछ इनके बारे में नाम सुना होगा आपने। मैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा कि 11 साल की उम्र में शासक बन गया था, बहुत वीर था, योद्धा था, बहुत बड़ी सेना का मालिक था। इसके पीछे इसका कोई हाथ ना था, इसके पीछे जो हाथ था वो केवल इसके दादा का था। इसने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करके दिया था, इसने एक बड़े सेना का निर्माण करके दिया था। लेकिन ये जो नालायक जो होते हैं आगे चल करके वो उन चीजों को संभाल के नहीं रख पाते हैं। मैं वो चीज शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम एक चीज जरूर डिसाइड कर लेंगे कि एक अच्छा कुशल शासक नहीं था। एक बहुत अच्छा योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छा कुशल शासक होना भी बहुत, उस कूटनीति का एक दूरदर्शिता का इसमें बहुत बड़ा अभाव था, जिसका आज हमारे पूरे भारतवर्ष को आज तक भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये चीज हम इसके बारे में देखेंगे कि ऐसा इसने क्या किया है, वो सारी चीजें इसके बारे में देखेंगे। तो देखिएगा, हर एक पहलू के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो इसका जन्म को लेकर के ध्यान रखना। यहाँ अलहनी पाटन क्षेत्र है गुजरात के अंदर, यहाँ पर इसका जन्म हो रहा है। और जब इसका जन्म हो रहा है तो 1166 में इसका जन्म हो रहा है, यानी इसके दादा की मौत हो गई थी, उसके बाद में इसका जन्म हुआ है। यहाँ पर इसका जो पिता था, पिता का जो नाम था वो था सोमेश्वर, सोमेश्वर इसका पिता है। और जब आप बात करते हो इसके माता की, तो माता जो थी, माता का नाम था कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी, ये इसकी माता थी। और 11 साल का जब था तब इसका राज्याभिषेक हुआ। यहां से आप कह सकते हो कि 11 साल की उम्र में इसका राज्याभिषेक हो गया, शासक बना। और शासक बनने के बाद इसने कोई निर्माण वगैरह तो वो तो छोड़िए, इसने सीधे सैनिक अभियान किए। और इसके सैनिक अभियानों की हम बात करते हैं कि इसने कहां कहां क्या क्या किया है। सैनिक अभियान केवल अपने दादा के द्वारा बनाई गई जो सेना थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसका इसने प्रयोग किया। केवल लड़ाइयों के अंदर युद्ध किए, अपने जो वीरता थी उस पर इसको बहुत ज्यादा विश्वास था, बहुत वीर योद्धा था, ये मानना पड़ेगा। और इसी के तहत इसने सबसे पहला जो सैनिक अभियान किया है अपना, ये जो यहाँ पर राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर यहाँ जो आपका एमपी और यूपी का क्षेत्र है, यहाँ एक राज्य पड़ा करता था जिसका नाम था महोबा। और यहाँ महोबा के अंदर एक राजा था जिस राजा का नाम था परमार्दी देव, परमार्दी देव। इस परमार्दी देव का शासन था चौहान के समय में, इस पृथ्वीराज तृतीय के समय में ये यहाँ पर शासन कर रहा था। अब इसने क्या किया है, इसको संधि करके इसके अपने पास मिलाने की बजाय, इसे अपना सहयोग लेने की बजाय इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके इसको अपने राज्य में मिलाने की योजना बनाई।
और योजना बनाई। तो ये जो आक्रमण था इसका, वो आक्रमण किया इसने पहला अभियान के तहत, हम इसको कह सकते हैं 1182 के अंदर 1182 में आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो परमार्दी देव के पास एक बहुत ही तगड़ी विरासत थी, और विरासत थी वो इसके वीर सेनापतियों के रूप में। इसके दो वीर सेनापति थे, एक का नाम था आलाह और दूसरे का नाम था उदन। आला और उदन करके दो इसके वीर सेनापति थे। ये इतने स्वामी भक्त थे, इतने वीर थे, इतने बलिदानी थे कि इनके बारे में आज भी माएं गाया करती है कि जब तक आला और उदन है तब तक अपनी मातृभूमि की रक्षा वो करेंगे। आप बच्चों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चे इसको लेकर के फिक्र ना करें, ये मातृभूमि की रक्षा करेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि कितने तगड़े बलिदानी थे। बलिदान आप इसी से पहचान सकते हो। परमार्दी देव से किसी कारणवश इन दोनों सेनापतियों की अनबन हो गई, और जब अनबन हो गई तो परमार्दी देव का राज्य छोड़ करके, महोबा छोड़ करके अलाउद्दीन चले गए। इनके जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण हो गया महोबा के ऊपर। आक्रमण हुआ तो परमार्दी देव घबरा गया और बोले क्या करें अब, और इसने घबरा करके अपने सेनापतियों को याद किया। इनके पास संदेशा भेजा कि संदेशा देखिए क्या था कि तुम्हारी मातृभूमि संकट में है। इतनी बड़ी बात इन्होंने बोली, तुम्हारी मातृभूमि संकट में है। मातृभूमि का संकट नाम सोचे, ये चाहते तो कह सकते थे कि संकट में तो चलो कोई बात नहीं, मरो मर जाने दो, हमें तो वैसे भी आपने जो है वो राज्य से निकाल दिया है। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना स्वाभिमान छोड़ा नहीं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तुरंत प्रभाव से लौट आए, और लौट आकर के 1182 में पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध वीरता पूर्वक लड़े, और ऐसे वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए इस पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए। आप कभी ये मत सोचना कि मैं कोई पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ बोल रहा हूं या फिर मैं कभी, लेकिन एक जो बात होती है कि हम किस तरह से कुशल शासक को पहचान सकते हैं, और किस तरह से हम हमारी जो भारतीय इतिहास का जो करवट लेने की जो बात थी, शायद आप थोड़ा सा एक इस बात को पहचान सकते हैं। मैं थोड़ा प्रसन्न नहीं हूं, आप ये कह सकते हो, बाकी मैं विरोधी नहीं हूं इस बात का। लेकिन अलाउद्दीन इतने वीर सेनानायक थे, और इन वीर सेनानायकों का वध कर दिया है। कहने का मतलब इसने लड़कर के, ये चाहता तो इनको अपने पक्ष में ला सकता था, ये चाहता तो इनको परमार्दी देव को अपने साथ ले सकता था, इसकी सेना का प्रयोग कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। एक कुशलता नहीं दिखाई, भविष्य का जो योजनाकार इसको नहीं मान सकते हम लोग। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसके बाद यहाँ गुजरात है, और गुजरात जो है वहां पर जो शासन कर रहे हैं, वहां पर शासन है चालुक्यों का। देखते जाइए आप क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कितनी बढ़िया बढ़िया जो बातें हो रही है। चालुक्यों का यहाँ पर शासन था, और जब चालुक्य शासन कर रहे थे तो यहाँ का जो राजा था चालुक्यों में, उस राजा का नाम था भीमदेव, और भीमदेव सेकंड था, ये दूसरे नंबर का भीमदेव था। चालुक्य आप सभी जानते हो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे जो, और अग्निकुंड से उत्पन्न जो वंश था उन्हीं में ये चालुक्य वंश है। भी ये बहुत भयंकर शक्तिशाली वंश है। इसकी शक्ति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पृथ्वीराज का नाम आते ही मोहम्मद गोरी का नाम जरूर आता है, कि मोहम्मद गोरी तराइन का युद्ध का नाम आप जरूर जानते होंगे। आप आइडिया लगा सकते हो भीमदेव की औकात का, कि भीमदेव ने उस मोहम्मद गोरी को सबसे पहले हराया था। उस मोहम्मद गोरी को ये धूल चटा चुका है ये भीमदेव, आप इसकी औकात पहचान सकते हो। और इस भीमदेव ने जब ऐसा किया तो पृथ्वीराज तृतीय ने इसके साथ व्यवहार करने की बजाय से दुश्मनी हुई। और ये राजपूत है, राजपूतों का ये है परमार चोल चालू, ये जो चालुक्य हैं और जो चौहान है, ये सारे राजपूत है। तो ये भीमदेव भी राजपूत था। इसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था 1178 ईस्वी में, और पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला हो रहा है इसका 1191-92 में। तो एक प्रश्न आया हुआ है, इंडिया जीके में भी आता है, काफी बार आया हुआ है ये, कि पहला राजपूत शासक कौन था जिसने ये मोहम्मद गोरी को हराया। राजपूत शासक का नाम आते ही सीधा सीधा दिमाग में आता है पृथ्वीराज तृतीय, लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि वो राजपूत शासक ये भीमदेव सेकंड था। और अब देखो ये क्या कर रहा है, पृथ्वीराज तृतीय इस भीमदेव सेकंड के साथ में दुश्मनी मोल ले रहा है। ये भी अपनी शक्ति में चूर है, और इसने भी अपनी सेना भेज दी है लड़ने के लिए। और जब ये लड़ने के लिए जा रहे हैं तो एक युद्ध लड़ा जा रहा है, और वो जो युद्ध था वो लड़ा गया नागौर के अंदर, और उस युद्ध का नाम भी था नागौर युद्ध। ये नागौर युद्ध लड़ा जा रहा है 1184 के अंदर, यानी परमार्दी देव के 2 साल बाद में ये इस बार नागौर का युद्ध लड़ा गया है। इस नागौर युद्ध के अंदर एक तरफ आपका पृथ्वीराज था, और दूसरी तरफ क्या था, भीमदेव था। भीमदेव, अब आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो कि जिस भीमदेव ने मोहम्मद गोरी को हराया था,
उस भीमदेव को पृथ्वीराज चौहान तृतीय हंसते हंसते हरा दिया, इसको हरा दिया। अब आप इसकी शक्ति का भी अंदाजा लगा रहे हो। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, देखिए दुश्मन से लड़ने की बजाय हम आपस में लड़ रहे हैं, और आपस में लड़ने के पीछे एक अच्छी कूटनीति नहीं मान सकते आप। और जब ऐसा हुआ है, भीमदेव हार चुका है, तो इसका ये दूसरा सैनिक अभियान के तहत हम इसको देखेंगे कि ये सेकंड सैनिक अभियान था जिसमें इसने इसको हरा दिया है। उसके बाद और देखिए आप, इसके बाद ये यहीं पर जग नहीं ले रहा है, इसको यहीं आराम नहीं हुआ। यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम था कन्नौज। यूपी के अंदर कन्नौज है, और इस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ जो कन्नौज था, उस कन्नौज में गढ़वालों का राज था। और गढ़वालों का राज था, तो यहाँ पर जिस गढ़वाल का राज था उसका नाम था जयचंद गहडवाल। इस जयचंद गहडवाल का शासन था, और ये भी एक राजपूत है, और इसको भी हम मानते हैं कि ये भी बहुत शक्तिशाली जो वंश है, राष्ट्रकूट वंश जो हुआ करता था दक्षिण भारत का, उनका ही वंशज ये माना करते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि जयचंद गढ़वाल के साथ इसने दुश्मनी मोल ले ली, यानी इतने शक्तिशाली राजाओं का रहने के बाद अब ये जो शक्तिशाली था इसको भी अपना दोस्त ना बना करके इसको भी दुश्मनी। अब इसकी दुश्मनी के पीछे कारण देखो क्या था। दुश्मनी के पीछे कारण था दिल्ली, और दिल्ली पहले से ही इनके अधिकार में थी, विक्रयराज के समय में चौहानों के अधिकार में थी, और यहाँ पर भी ये जो है वो पृथ्वीराज के अधिकार में है। साथ में इसका ननिहाल भी है यहाँ पर, और दिल्ली में ननिहाल में रहा करता था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के साथ में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था संयोगिता। ये संयोगिता भी यहाँ पर इसके साथ में रहा करती थी। और जब आप बात करते हो संयोगिता और पृथ्वीराज की, तो काफी ज्यादा नाम आता है इनका, कि पृथ्वीराज तो संयोगिता में ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली में दोनों रहा करते थे, दोनों में आपसी में प्रेम प्रसंग हो गया बचपन से, और प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता गया, और दोनों ने विवाह करने की योजना बनाई। संयोगिता ने अपने पिता से कहा, जयचंद गढ़वाल से, कि पिताजी मैं जो है वो अपने जो भारत का जो महान राजा बनने जो जा रहा है पृथ्वीराज तृतीय में, उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन पिता ने मना कर दिया कि नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का ननियाल एक जगह, तो आप एक रिश्ते के अंदर एक भाई बहन जैसी फीलिंग आती है यहाँ पर। और कुछ ने बताया कि आपस में मौसेरे भाई बहन थे, ऐसा भी बताया गया। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हम जब बात करते हैं अपने ननिहाल की, तो ननिहाल में जब हमारी मम्मी वहाँ जहाँ से है वहाँ से यदि कोई और दूसरी औरत है, तो वो हम आमतौर पर उसको मौसी बोला करते, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी जो है वो समाज से बिलोंग करती हो। लेकिन ऐसा ही शायद संभवतः यहाँ हुआ होगा। और जब ऐसा यहाँ हुआ है, तो जयचंद गढ़वाल को कहा, जयचंद गढ़वाल ने विवाह का विरोध किया, पृथ्वीराज ने कहा, इसने भी विरोध किया। लेकिन अब क्या था, अब तो इन दूसरे को एक दूसरे में ही रब दिखता था, तो अब इसका कोई इलाज भी नहीं था, और अब ये विवाह करना था दोनों का आपस में। तो ये विवाह करने के लिए राजी हो गए। लेकिन जयचंद गढ़वाल ने तुरंत प्रभाव से जो है वो दिल्ली अपने ये कन्नौज के अंदर जो है वो इसका स्वयंवर रचाया गया, संयोगिता का स्वयंवर रचाया। और स्वयंवर में सारे राजाओं को बुलाया, आसपास में जितने भी थे, भीमदेव की बात करो, परमार्दे देव की बात करो, आसपास में हम जब जालोर की बात करते हैं तो कीर्तिपाल चौहान जालोर का शासक था, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण था, वो भी इसी के समकालीन था। तो मतलब इन सबको बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया गया। लेकिन समय पे संदेशा पहुंचा दिया संयोगिता ने, और समय पे पहुंचा तो देखा कि वहां पर उसको बिना बुलाने की बजाय उसकी जो है वो दरवाजे पर उसकी मूर्ति लगाई गई है, और मूर्ति लगा करके उसका अपमान किया गया, जो मेहमानों का स्वागत कर रहा है। इस अपमान को देख करके वो बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि मूर्ति के गले में जो है वो माला डली हुई थी। उसने देखा कि यार मूर्ति गले में माला कहाँ से आई। अंदर जाके पता चला कि संयोगिता ने स्वयंवर में जिसके गले में माला डाली है वो ये मूर्ति है। मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की थी। पृथ्वीराज चौहान खुश होकर के और संयोगिता को वहां से उठा के ले आया, अगवा करके अजमेर लेके आ गया। और दुश्मनी किसके साथ ले ली? जयचंद गढ़वाल के साथ। इस तरह से एक महिला की वजह से जो था वो एक बहुत बड़ा जो राजा था वो एक बहुत बड़े दूसरे शासक के साथ में दुश्मनी ले चुका है। भारत वाले आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं। जब बात करते हैं बड़े बड़े रामायण महाभारतों की, तो वो वहां पर भी एक महिला का बहुत बड़ा रोल रहा। हमारे देश की बर्बादी में भी मैं एक बहुत बड़ा कड़ी मानूंगा इस चीज को कि पृथ्वीराज चौहान इन चक्रों में पड़ा और यहाँ पर इसने कमजोरी भापी और दुश्मनों ने इस मौके का फायदा उठा करके कमजोरी पर आक्रमण किया। ऐसा करते हुए इसने सारे सैनिक अभियान करके अपने आप को कमजोर बनाया।
और कमजोर बना लिया। तो फिर यहाँ पर जो लुटेरा था, वो लुटेरा ये सब देख रहा था कि भारत कमजोर हो चुका है। अब ये देखो लुटेरा कितना गजब का लुटेरा है कि ये हार नहीं मान रहा है। 1178 में भीमदेव से हार चुका है, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा है और फिर से आक्रमण करने की लगातार योजना बना रहा है। अब लुटेरा कौन था? मोहम्मद जो गोरी था, मोहम्मद गोरी की हम जब बात करते हैं तो ये कहा कौन से प्रदेश से था? ये गौर प्रदेश से था। और गौर प्रदेश किसके अंडर में था? तो ये किसके अंडर में था? गजनी के अंडर में था। गजनी का हमीर की बात की थी, खुसरो शाह की बात की थी, उस बड़े राजा को इसने हरा दिया था। अब इस गजनी के छोटे से प्रदेश का छोटा सा राजा नहीं, लुटेरा बोलूंगा मैं इसे, ये लुटेरा लुटेरों की फौज इकट्ठी करके भारत को सोने की चिड़िया को लूटने चला था। और लूटने चला था, इसको भयंकर तरीके से रह गया, लेकिन इसने सपना छोड़ा नहीं और ये लगातार आक्रमण पे आक्रमण किए जा रहा है। और अब की बार इसने मौका देख करके आक्रमण कर दिया, इस कमजोरी का फायदा उठा के सीधा पृथ्वीराज तृतीय पे। और जब आक्रमण हुआ तो यहाँ हरियाणा के अंदर एक मैदान है, इस मैदान का नाम है तराइन। तराइन का युद्ध लड़ा गया, पहली बार लड़ा गया प्रथम युद्ध। और ये जो तराइन का प्रथम युद्ध था ये 1191 में लड़ा था। एक तरफ फिर से आपका पृथ्वीराज तृतीय था और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी था, ये लो साहब मोहम्मद गोरी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जीत गया भयंकर तरीके से, और जीत करके इसने दुश्मन गोरी को जिंदा छोड़ दिया कि जा जी ने तेरी जिंदगी वापस जाके बता देना कि कोई भी यदि भारत की तरफ आग उठाएगा तो बोले इतनी बुरी दशा करेंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि ये लुटेरा इरादे बहुत तगड़े हैं, इसके सपने जो है वो बहुत बड़े हैं, भारत को ये जरूर लूटेगा। ये चींटी के समान लगातार प्रयास किए जा रहा है। जिस तरह से चींटी एक दीवार पे चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, ऐसे लगातार मोहम्मद गोरी आक्रमणों पे आक्रमण किए जा रहा था। इस बार इसने पूरी योजना के साथ दोबारा से आक्रमण किया और दोबारा से आक्रमण करता है। तो ये तराइन का कौन सा युद्ध लड़ा गया? द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अब की बार दूसरा युद्ध लड़ा गया। और दूसरा जो युद्ध लड़ा गया वो 1192 में लड़ा गया, अगले साल लड़ा गया है। लेकिन इस बार पृथ्वीराज चौहान नहीं जीत पाया और जीत गया मोहम्मद गोरी। गोरी की जीत हो गई। भारत के लिए एक धर्म की हार थी, एक धार्मिक पराजय थी। हिंदू धर्म के पतन की शुरुआत हुई, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई इस हार के साथ में। और ये जो हार का कारण आप कह सकते हो कि मैंने कहा था आपसे कि अच्छा शासक, अच्छा योद्धा हो सकता है, लेकिन कूटनीतिक नहीं था और भविष्यवक्ता नहीं था, एक कुशल शासक मैं इसको नहीं कहूंगा। इसका परिणाम ये निकला, आप इसी से आइडिया लगा सकते हो। ना ये अलाउद्दीन को खत्म करता, ना ये परमार्दिदेव का आता, ना भीमदेव से लड़ाई करता, ना जयचंद से दुश्मनी लेता, और ना मोहम्मद गोरी भारत में आता, ना सहयोगिता के चक्कर में आता। तो आप कह सकते हो कि पृथ्वीराज तृतीय कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छा कूटनीतिक शासक नहीं था। और इसी बारे में हमने इसके बारे में ज्यादा जोर दे की बात की है कि इसीलिए इसके विग्रह राज के काल को ही हम स्वर्ण युग कहेंगे। यही स्वर्ण युग था और मेरी नजर में भी चौहानों में जो सबसे शानदार शासक है वो विग्रह राज ही होगा, विशलदेव चतुर्थी होगा। उसके बाद हम पृथ्वीराज की बात करें। अब और बात करें तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि तराइन युद्ध हारने के बाद मोहम्मद गोरी जो है वो इसको गजनी प्रदेश ले गया, इसको जो है वो काबुल ले गया, पृथ्वीराज तृतीय को, इसको खत्म नहीं किया। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ इतिहासकार, कि ये जो है वो युद्ध में मारा गया था। लेकिन एकमात्र इतिहासकार है और उस इतिहासकार का नाम है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने ये बात स्वीकार नहीं की है। ठीक है, यहाँ पर पृथ्वीराज के जो विद्वानों की बात करें, इसके दरबार में कुछ विद्वान थे, जैसे चंद्रबरदाई के अलावा हम बात करें तो एक और था जयानक था, एक और था जिसका नाम था वगीश्वर, एक और इसका दरबार में कवि था जिसका नाम था पृथ्वी भट्ट, और एक और इसके दरबार में था जिसका नाम था विद्यापति गूढ़। ऐसे इसके दरबार में तगड़े तगड़े विद्वान थे, इन सब ने इसको समझाया होगा, लेकिन ये नहीं मानता था। चंद्रबरदाई इसका खास मित्र भी था, एक अच्छा लेखक होने के साथ साथ मित्र भी था। और ऐसा कहते हैं कि इन दोनों का जन्म एक साथ हुआ था और साथ साथ ये रहे, जीवन यापन इन्होंने साथ साथ किया। इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, इसने रासो किया। और ये जो जयानक था, जयाने
जय विजय लिखी है, विजय इसके नाम से दिख रहा है। ऐसा याद करने का तरीका है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज विजय। अब ये कई बार हमारे दिमाग से निकल जाती है ऐसी चीजें। पृथ्वीराज रासो ध्यान रहता है, विजय ध्यान रखती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि यार रासो किसने लिखा था और विजय किसने लिखी थी। जयानक और चंद्रप्रदाय दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, पृथ्वीराज विजय मतलब जयानक, इसके नाम में भी जय दिख रहा है, इधर भी जय दिख रही है, जबकि रासो चंद्रप्रदाय ने लिखा है। अब चंद्रप्रदाय क्या कह रहा है उसकी दो बात सुनो। चंद्रप्रदाय कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना करके काबुल की जेल में ले गया, वहां जाके जेल में बंद कर दिया, दोनों आंखें फोड़ दी गई पृथ्वीराज की, और जब दोनों आंखें फोड़ दी गई तो मैं उनसे मिलने गया, मैं मेरे सम्राट से मिलने गया, मैं मेरे राजा से मिलने गया, और मैंने जाकर के मोहम्मद गोरी के सामने जो पृथ्वीराज की वीरता का बखान किया, और इतना बखान किया कि मोहम्मद गोरी के मन में इच्छा पैदा हो गई कि यार इसकी वीरता देखनी है मुझे कि पृथ्वीराज कितना वीर है। तो बोले तेरा राजा कितना वीर है, गोरी ने पूछा चंद्रप्रदाय से। तो चंद्रप्रदाय ने कहा कि इतना वीर है, तूने आंखें फोड़ दी लेकिन फिर भी सटीक निशाना साध सकता है, इतना तगड़ा वीर है। आंख बंद करके बोले शिकार किया करता था, इतना तगड़ा वीर है। जब ये बात सुनी तो मोहम्मद गोरी की इच्छा और भी प्रबल हो गई, और इसने तुरंत प्रभाव से तीर कमान सौंप दी गई बोला पृथ्वीराज को, और चंद्रप्रदाय को बोला कि यार तू तेरे राजा के लिए इतना आ सकता है, तेरी मृत्यु को भी तुझे डर नहीं है, तेरे को पता था कि तू आएगा तो मैं तुझे भी तेरे राजा के साथ तेरे को मृत्यु दंड दूंगा, फिर भी तू आ गया है तो मतलब देखना पड़ेगा कि यार तू इतना तगड़ा स्वामी भक्त कैसे है। तब यहाँ पर बात बोली गई, तो ये सारी बातें जब बोली जा रही हैं तो चंद्रप्रदाय ने मोहम्मद गोरी को ये सारी बातें करने के लिए उकसा लिया, और पृथ्वीराज को तीर कमान सौंप दिया गया। सौंपते ही चंद्रप्रदाय ने दोहा बोला, और उस दोहे के आधार पर एड्रेस बता दिया कि मोहम्मद गोरी कहाँ खड़ा है और तुझे तीर कहाँ चलानी है, ये पृथ्वीराज को एक एड्रेस बता दिया। इसने दोहे में कहा कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रधान, और ता पर बैठे हो सुल्तान और मत चूक चौहान। ऐसा इसने एक तगड़ा दोहा बोला जिसमें समझ गया कि यानी मेरे से 4 बांस यानी लगभग 24 गज दूर बैठा हुआ है, 8 अंगुल यानी 8 आंगन ऊपर ये खड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी चालाक था, इसको भी पता था कि ये मेरे ऊपर चला सकता है, तो ये भी दूसरी जगह आके खड़ा हो गया। लेकिन उस एड्रेस से ये समझ गया कि कहां पर है, इसकी जहां आवाज आ रही थी उस आवाज से इसने पहचान लिया किस दिशा में है, और उसी दोहे के आधार पर बोले इसने तीर छोड़ा, और तीर मोहम्मद गोरी के आर पार निकल गया, मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई। और बोला चंद्रप्रदाय ने भी अपने जो तलवार थी उसे पृथ्वीराज को मार दिया, खत्म कर दिया, और इसने खुद को भी खत्म कर दिया, क्योंकि इनको पता था कि अब इनकी स्थिति बहुत बेकार होने वाली है, दुश्मन के घर में जाकर के उसके राजा को मार रहे हैं, तो मतलब स्थिति खराब थी, इसलिए इन्होंने आपसी अपना जो है वो जीवन लीला समाप्त कर ली। अब जीवन लीला समाप्त कर ली तो ये जेल में थोड़ी लिख रहा होगा इस पृथ्वीराज रासो को, तो फिर इसने ऐसी बातें बताई कहां से, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारी बातें कहां से बोल दिया, ये तो जेल में खत्म हो गया था, किसने देखा। तो यहां पर देखिए ये जो चंद्रप्रदाय है इसका पुत्र था जिसका नाम था जलहण। जलहण को काज दे करके और फिर चला था ये काबुल में अपने राजा को बचाने के लिए। चंद्रप्रदाय कहता है कि मेरा जन्म पृथ्वीराज के साथ हुआ तो मरण भी इसके साथ में होगा, यानी इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये एक थाल मरण और एक थाल जन्म था इनका। और जब ये सारी बातें बोली गई तो जलहण को यानी अपने पुत्र को चंद्रप्रदाय काज सौंप के जा रहा है कि बेटा मैं जा रहा हूं, मेरी पृथ्वीराज रासो को तू पूरा कर देना, आगे की बात तू लिख देना इसके अंदर कि मेरे साथ वहां क्या हो। इसलिए रासो का पूर्ण करने वाला व्यक्ति कौन था, जलहण, और रासो का लेखक कौन था, चंद्रप्रदाय। ऐसे करके इनके बारे में आपको विशेष ध्यान रखनी है और बहुत बड़ी बात ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज जीवन का मूल्यांकन करें तो आप पहचान सकते हो कि ये कुशल योद्धा था, कुशल शासक नहीं था। इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे जिन विद्वानों का मैंने जिक्र किया, चंद्रप्रदाय, बगीश्वर, जयानक, पृथ्वीभट्ट, विद्यापति, गूढ़, ऐसे खतरनाक इसके दरबार में शासक थे। इसके बाद भारत में मुस्लिम जो साम्राज्य की शुरुआत होगी। इसे दलपुंगल की उपाधि दी गई है, विश्व विजेता की जो है वो इसको उपाधि दी गई है। इसके अलावा इसका जो अन्य नाम था वो राय पिथोरा भी था, ये इस नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, राय पिथोरा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, उपाधि और राय पिथोरा। दलपुंगल यानी दलपुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता, तो वो इसके पास उपाधि थी, इसका अन्य नाम था। ऐसा करके इसके बारे में मूल्यांकन कैसे। तो इसके अलावा इसको एक और बात बोल सकते हैं हम कि ये अंतिम हिंदू सम्राट था।
अंतिम हिंदू सम्राटों की बात करें तो आगे चल करके भी आते हैं, हम सांगा की बात करते हैं और भी बहुत सारे, लेकिन ये इस समय का यहाँ पर अंतिम हिंदू सम्राट था। इससे बड़ा और कोई हिंदू सम्राट आगे चल करके नहीं हुआ। सांगा भी हुआ लेकिन उसने इतने जितने बड़े राज्य में राज नहीं किया था। उन दोनों को ही मानते हैं हम लोग, तो इसे अंतिम हिंदू सम्राट बोला गया। उसके बाद हिंदू साम्राज्य की जो पतन शुरू हो गया और चौहानों का जो संघर्ष था 6वीं शताब्दी से लेकर के और ये जो 12वीं शताब्दी तक वो संघर्ष भी इनका समाप्त हुआ। और इस तरह से चौहानों की जो मेन शाखा थी अजमेर शाखा, उस अजमेर शाखा का भी अंत हुआ। दिल्ली में भी इनका अधिकार था तो दिल्ली का भी अंत हुआ। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि अजमेर और दिल्ली का अंतिम जो राजा था या अंतिम जो चौहान शासक था वो पृथ्वीराज तृतीय था। और इसके बाद हम जो है वो सल्तनत काल की शुरुआत करते हैं। 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, जो ऐबक इस मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ना ये गोरी जीतता, ना इसके गुलाम दिल्ली में शासन करते और ना ही दिल्ली में सब कुछ होता। तो ये सब इसके पीछे हुआ, इसके बाद हुआ। यहाँ तक हमारी चौहानों को लेकर के मेन बात थी जो हमने देखी। अगली बात करते हैं अगले वीडियो में। कोशिश की है कम संसाधनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की। बहुत कम संसाधन है, ऐसे दूर दराज ग्रामीण एरिया के अंदर आप लोगों के लिए सुविधाएं जुटा करके और फिर वीडियो उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइएगा, दूसरे लोगों तक भी इसको पहुंचाओ और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले। लाइक करना, इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना। कोई कमी हो तो बताना, कुछ आपको और कुछ चाहिए तो वो कमेंट करके बताना कि सर हमें ये पढ़ना है, वो चीज़ चाहिए, तो वो भी आप कमेंट के जरिए बताइएगा। मैं आपका ज़रूर इसमें रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।